गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान से संबंधित। सामाजिक विज्ञान के अंदर अपन टॉपिक लेंगे केंद्र सरकार से संबंधित। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ज्ञानपूर्वक से इस वीडियो को बार बार सुनें, लाइक करें। और जो 10th के विद्यार्थी है जो इस बार 10th में आए हैं उनको विशेष अपनी नोटबुक में लिखना है। और जिन विद्यार्थियों का अभी एग्जाम होना बाकी है वो इस वीडियो को बार बार देखें और इसे याद करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। अपन बात करेंगे केंद्र सरकार की। वैसे भारत के अंदर के मुख्य रूप से सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो स्तर के अंतर्गत है। यहाँ केंद्र सरकार की बात, सबसे पहले सरकार के अर्थ की बात करें। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। भावात्मक जो एक अमर एवं एकदर्शी संस्था होती है। सरकार अपन केवल नाम सुनते हैं लेकिन दिखाई नहीं देती है। इसे मूर्त रूप में प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। कहने का मतलब है कि वास्तविक स्थिति के अंदर जो कार्य प्रदान किया जाता है तो अलग अलग विभाग इसके अंतर्गत होते हैं और अलग अलग विभागों के द्वारा कार्य प्रदान करके एक सरकार का दायित्व निर्धारित होता है। तो कहने वाला सरकार का अर्थ राज्य का एक भावात्मक अवधारणा है, एक अमर एवं आदर्शी संस्था होती है। इसे मूर्त रूप में प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। जैसे कि अगर केंद्र सरकार की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन संस्थाओं के द्वारा, वहीं अगर अपन राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पे विशेष राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और विधानसभा या विधानमंडल की अगर अपन बात करें तो विधानमंडल की विधानसभा और विधान परिषद की संस्थाओं के द्वारा कोई भी कार्य उसे राज्य स्तर या केंद्र स्तर के अंतर्गत संचालित किया जाता है, उन्हें सरकार के नाम से जाना जाता है। अगले अपन बात करेंगे इसी सरकार की परिभाषा से संबंधित है। गार्डनर के अनुसार सरकार वह अभिकरण या मशीन है। सरकार वह अभिकरण है या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है। मतलब ऐसा अभिकरण या ऐसी मशीन या ऐसी संस्था जिनके द्वारा राज्य की नीति कानून बनाने का कार्य उस संस्था के द्वारा, उस मशीनरी के द्वारा, उसे सरकार के द्वारा किया जाता है। सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। मानव के कल्याण से संबंधित उसे सरकार कहा जाता है। इसके अनुसार गार्डनर के अनुसार सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों की उन्नति की जाती है। अभी अपन बात करेंगे सरकार की। सरकार के अंदर मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे व्यवस्थापिका से संबंधित। सबसे पहले अपन बात करेंगे व्यवस्थापिका। इसका गठन 2 स्तर पर किया जाता है। नंबर 1 संघीय व्यवस्थापिका और नंबर 2
राज्य व्यवस्थापिका। अपन इसमें सबसे पहले बात करेंगे संघीय व्यवस्थापिका जो केंद्र के अंदर होती है, राज्य व्यवस्थापिका जो प्रत्येक राज्य में होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे संघीय व्यवस्थापिका से संबंधित। इसे संविधान में संसद, अति महत्वपूर्ण, संसद कहते हैं। मतलब अगर अपन बात करें केंद्र स्तर पे संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। विशेष बात ध्यान रखनी है, संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा भारत की एक संसद होगी। तो सीधा क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा संसद की व्यवस्था की बात की गई है संविधान के अंतर्गत 79 के अंतर्गत? अगले अपन बात करेंगे संसद के 3 भाग होते हैं। संसद नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा, और नंबर 3 राज्यसभा। तो अगर अपन बात करें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद की बात की गई है? 79 के तहत की गई है। संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अगर अपन बात करें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की, तो अगर अपन बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यों की जो विधानसभा या विधान परिषद या विधानमंडल की अगर अपन बात करें तो उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत भाग लेते हैं। तो कहने मतलब है राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जबकि अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र है वहां की जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुनकर के भेजा जाता है। और वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंतर्गत विधानमंडल या विधानसभा की अगर अपन बात करें, विधान परिषद की अगर अपन बात करें, तो उनमें से सदस्य चुनकर के राज्यसभा के अंतर्गत जाते हैं। तो यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की अगर अपन बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की अगर अपन बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर अपन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव के अंतर्गत वो भाग लेते हैं, जिससे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो केवल संसद के मुख्य 3 अंग हुए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं अगर अपन बात करें लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति है वो परामर्श लेगा प्रधानमंत्री की
से लेकर के लोकसभा को समय से पहले विभाजित किया जा सकता है। अभी तक ये लगभग 9 बार हो चुका है। वहीं अगर अपन बात करें राज्यसभा, राज्यसभा के कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, कार्यकाल नहीं होता है, जबकि इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में एक के ही सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, एक के सदस्य के वो रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य चुन करके आते हैं। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषदों में से चुन करके राज्यसभा के अंतर्गत सदस्य पहुंचते हैं, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वहीं अगर हम आयु की बात करें तो आयु के अंतर्गत हो जाएगी 65 वर्ष। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 62 वर्ष का था और वो विधानसभा के अंतर्गत राज्यसभा की भी चुन करके राज्यसभा में पहुंच गया है, तो वो केवल 3 वर्ष तक ही यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि 3 वर्ष के बाद में वो 65 वर्ष का हो जाएगा। तो इनमें से जो शर्त पहले पूर्ण हो रही है उसके अनुसार उस सदस्य की सदस्यता राज्यसभा में समाप्त हो जाती है, वो रिटायरमेंट हो जाता है। अगले अपन बात करेंगे इसमें विशेष लोकसभा के संगठन से संबंधित, लोकसभा के संगठन से संबंधित लोकसभा की रचना या संगठन, लोकसभा की रचना या अपन बात कर सकते हैं संगठन कैसे होता है, किस प्रकार से इसका गठन किया जाता है। लोकसभा जनता की सभा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसे संसद का प्रथम सदन भी कहते हैं या निम्न सदन, निम्न सदन। उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा या इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। कुछ विशेष बात है, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसी कारण से इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। जनता अपनी वास्तविक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदन है वो कौन सा हो जाएगा, लोकसभा। और लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होगा उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बहुमत दल का नेता लोकसभा का, नहीं कि राज्यसभा। लोकसभा के अंतर्गत बहुमत दल का जो नेता होगा उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसलिए लोकसभा एक लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। अगले अपन बात करेंगे इससे सबसे पहले
सदस्यों की संख्या की सदस्यीय संख्या लोकसभा में कितनी सदस्यीय संख्या होनी चाहिए उनसे समान। अगर हम बात करें मूल संविधान, सबसे पहले जो संविधान का निर्माण किया गया है उसके अंतर्गत लोकसभा से संबंधित सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई और वो थी 500। मूल संविधान के अंतर्गत लोकसभा के लिए कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी और उसका आंसर हो जाएगा 500। लेकिन गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा वर्तमान में सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। तो इसमें आप विशेष ध्यान रखना है, अधिनियम 1987 के द्वारा कुछ संशोधन किया गया और उसके तहत मूल संविधान में सदस्यों की संख्या थी 500 और वो बढ़ जाके यहाँ पर कर दी गई 552। तो वर्तमान के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 552। अब देखिए 552 जो सदस्यों की संख्या है वो कहाँ से किस प्रकार से निर्वाचित होकर के ये लोग पहुंचते हैं। अगर अपन बात करें 530 सदस्यों की, तो ये 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। वहीं अगर अपन बात करें 20 सदस्यीय संघीय क्षेत्रों से केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुनकर के लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं। और अगले अति महत्वपूर्ण 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय अंग्रेज लोग चले गए लेकिन उनके कुछ वंशज यहाँ पे रह गए हैं। इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कहने वाला है 552 सदस्यों की अगर अपन बात करें तो 552 में से 530 सदस्य राज्यों की जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से चुनकर के 530 सदस्य लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं। वही 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर के आते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्य ये लोकसभा से संबंधित है, लेकिन 12 सदस्य हो जाएंगे राज्यसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 और 2 कितना हो गए 14 सदस्य संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वहां पे आ जाएगा 14 सदस्य। तो यहाँ अगर अपन बात करें 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर के आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर के आते हैं और 2 सदस्य ऐसे जो आंग्ल भारतीय जहां अंग्रेज रहते थे और उनके कुछ लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं जिन्होंने नागरिकता भारत की हासिल कर ली है। उनमें से उन समुदाय में से राष्ट्रपति उनमें से 2 लोगों को मनोनीत करता है जो विधि का जानकार हो, कानून से संबंधित जानकार हो या साहित्य के अंतर्गत या कला के अंतर्गत वो विशेष उसको जानकारी हो। उनमें से राष्ट्रपति के द्वारा उन सदस्यों को मनोनीत कर लिया जाता है। ये 2 सदस्य भी लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन ये 2 सदस्य लोकसभा में जो पहुंचते हैं
वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत भाग नहीं लेते हैं। अगली अपन बात करेंगे निर्वाचन से संबंधित। दूसरा बिंदु निर्वाचन लोकसभा के अंदर सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से किया जाता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं। कहने का मतलब है कि लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें अलग अलग पार्टी के सदस्य मान लीजिए 5 या 7 लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन उनमें से एक ही जीत करके लोकसभा के अंदर पहुंचता है। उन 5-7 प्रतिनिधियों में से केवल एक ही प्रतिनिधि जीत करके लोकसभा के अंदर पहुंचता है, उसे एकल सदस्यीय कहा जाता है। वहीं अगर अपन बात करें सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और उसमें वैश्विक मताधिकार की अगर अपन बात करें जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो व्यक्ति इस चुनाव के अंदर भाग ले सकता है और अपनी पसंद के अनुसार व्यक्ति को अपना मत दे सकता है। तो इसमें विशेष बात है 18 वर्ष से आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। आगे अपन बात करेंगे लोकसभा के अंदर जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति लोकसभा के लिए खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, योग्यता है। पहली योग्यता की अगर अपन बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता की अगर अपन बात करें उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या 25 वर्ष हो सकती है। तो लोकसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष। नंबर 3 केंद्र या राज्य सरकार में लाभ का पद धारण न किए हुए हो। मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उस सदस्य की। अगर सरकारी नौकरी है और लोकसभा के अंदर अगर चुना जाता है तो उसे अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना होगा।
किसी न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया ने ठहराया गया हो। अगर न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को पागल, दिवालिया अगर ठहरा दिया गया है तो वो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है। ये विशेष सदस्यों की योग्यता से संबंधित है, मैंने बात की। अभी अपन बात करेंगे इसमें लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो परामर्श लेगा प्रधानमंत्री का परामर्श लेकर के राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है। अब ये अपन बात करेंगे अधिवेशन की। अधिवेशन मतलब लोकसभा की बैठक से संबंधित। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन के बुलाने से संबंधित और स्थगित करने से संबंधित शक्तियां प्राप्त है। अगली बात अपन